तो थैंक यू सर, थैंक यू आज के सजेशन के लिए, थैंक यू। आई हाँ, वाज वेरी मच वरिंग अबाउट दैट। नहीं, डोंट वरी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, दे विल गिव यू अ लॉट ऑफ टाइम टू गिव योर एक्सप्लेनेशन बिफोर डूइंग एनीथिंग। ये सब चीजें से जितना आप दूर रहेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। 17 मार्च की डेट भी दे रखी है सर कि मैम रिप्लाई अप टू मैंने कहा ना, 17 मार्च। वो आप सब इन चीजों से दूर रहें, बहुत अच्छा। अगर आपको कभी कोई दिक्कत लगती है तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है कि आप अपने पैन कार्ड के थ्रू लॉग इन करिए इनकम टैक्स के वेबसाइट पे। वहां जाके अगर कोई नोटिस वोटिस आई है तो आप चेक कर सकते हैं और अपने सीए के थ्रू उसका रिप्लाई करवा सकते हैं। किसी लिंक के थ्रू कभी जो आपके फोन पे या ईमेल पे कोई लिंक आया है, उस लिंक के थ्रू कभी लॉग इन ना करें। फाइनेंशियल लिटरेसी के सेशन में हम लोग हमेशा ये चीज सिखाते हैं, हमेशा। आपको कुछ gov.in दिखेगा, लेकिन वो इन में कुछ इन दूसरे तरीके से लिखा होगा, जीओवी में GOU होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इन सब चीजों से आप बच के रहें, वही उसी में अच्छा, ठीक है। तो नाउ आज का सेशन हमारा है स्ट्रेटजीज। अभी मैं पिछले 2 दिन से सैटरडे संडे को मेरे पास ज्यादा लोग आते हैं, तो मैं कुछ पोर्टफोलियो एनालिसिस कर रहा था। तो हमने क्या देखा कि कुछ लोगों के पोर्टफोलियो पिछले एक वीक में 15-15, 20-20% गिरे हैं। और जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जो लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं, एजुकेटेड हैं, वो लोग देखेंगे मार्केट में 600-600 पॉइंट, 1000-1000 पॉइंट ऊपर, 1000-1000 पॉइंट नीचे जा रही है। लेकिन हमारे पोर्टफोलियो जो है वहीं के वहीं है, 1000 रुपये ऊपर, 1000 रुपये नीचे, ऐसे कुछ होता होगा। बताइए दीपक मिश्रा जी या कोई भावना जी या कोई भी बता सकता है, जिसका वीडियो आने में उन्हीं से बात कर सकता हूँ, क्या ऐसा ही? यस सर, ऐसा ही हो रहा है ऐसा ही होगा, एकदम सर। ऐसा। ग्रीन में ब्लैक, मतलब पोर्टफोलियो ग्रीन में। हाँ, तो ऐसा ही होगा। उसका रीजन ये है कि जब जब मार्केट शीतल जी आप बताइए क्या ऐसा हो रहा है अगर? यस सर। हाँ, क्योंकि जब मार्केट भाग रही थी तो हमारा पोर्टफोलियो बहुत तेजी से भाग नहीं रहा था, क्योंकि हमने उस तरह के शेयर खरीदे नहीं थे, कबाड़ी वबाड़ी। आप कबाड़ी खरीदेंगे तो आपका शेयर धड़धड़ा के भागेगा। और अगर आप जब भी सिचुएशन खराब होगी तो वो आधा हो जाएगा। आप देख लीजिए IREDA में क्या हो रहा है, RVNL में क्या हो रहा है, ITI में क्या हो रहा है। अभी ITI अगर मैं सही हूं तो 395 से आके टू, मतलब 1/3 2/3 हो गया शेयर। तो अब टू, तो वो बढ़ने का फायदा ही क्या हुआ, क्योंकि कितने लोगों ने तो वहां पे जाके खरीदा होगा। तो इन सब चीजों से जितना आप दूर रहेंगे उतना अच्छा है। आपका HDFC नहीं चलेगा, वो ठीक है, लेकिन वो आधा भी नहीं होगा, ऊपर नीचे 10% करेगा। वो 10% ही ऊपर जाएगा, 10% ही नीचे जाएगा। हमेशा कहता हूं, स्टॉक मार्केट आपको इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न लेने की एक जगह है। अगर आप उसको यही मान के करेंगे तो आप लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, खुश रहेंगे, अर्निंग करते रहेंगे। जहां पे आप उसमें कुछ जुआ सट्टा स्पेकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, वो मैं नहीं करता हूं, मुझे नहीं आता है। मेरा एक ही स्ट्रेटजी है, स्ट्रेटजी ये कि किस तरह FD वाला, मैं बार बार कहता हूं, FD वाला रिस्क लेके FD के डबल से ज्यादा रिटर्न ले लें। ऐसी स्ट्रेटजी अगर आपको चाहिए तो स्टॉक मार्केट से अच्छी कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। अगर आपको कुछ जुआ सट्टा स्पेकुलेशन करना है तो उसके लिए स्टॉक मार्केट को ही क्यों बदनाम करना? उसके लिए आप गोवा जाइए, कसिनो में जाइए, कुछ सट्टे बाजारी करिए, कुछ कॉल पुट करिए, सब कुछ है, बहुत कुछ है। तो उसके लिए स्टॉक मार्केट करने की कोई जरूरत नहीं, मेरा तो यही मानना है। आज जो हम चीज सीखने जा रहे हैं, जो हम जानने जा रहे हैं, जो लोग इस बार मार्च वाले बैच में ज्वाइन किए हैं, अगर कोई है तो मुझे बताइए। जो एक कंपनी से कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया था, कि मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ किसी को, सबने फिर वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं। अगर हैं तो कुछ यंग प्रोफेशनल्स जुड़े हुए होंगे। तो हमने 2 क्लासेस की हैं, और उन 2 क्लासेस में हमने सीखा है व्हाट इज गुड स्टॉक, पहली क्लास में। और दूसरी क्लास में सीखा है कि व्हाट इज अ गुड प्राइस। बता पाएंगे क्या आप? दो वो बच्चे हैं क्या कोई? मैं चाहूंगा ईशा, आपकी टीम में से कोई है? आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? बोलना चाहेंगे कुछ? एनीवन? थोड़ा शांत रहने वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो हमने 2 क्लास में यही सीखा कि व्हाट इज गुड स्टॉक एंड व्हाट इज गुड प्राइस। अब हमें ये तो समझ में आएगा कि अच्छे स्टॉक क्या होते हैं और अच्छे स्टॉक का अच्छा प्राइस क्या होता है जिस पे हमें खरीदना चाहिए। लेकिन इसके बियॉन्ड जाते हैं
तो क्या हम अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे खरीद रहे हैं तो हमारा पोर्टफोलियो 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 20 गुना हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। ये एक मिथ्या है, ये एक झूठ है। ये केवल और केवल टीवी पे, आज ही देखेंगे ट्विटर पे आया हुआ है, कोई एंकर है, उसको सेबी ने पकड़ लिया है। ठीक है, अभी केवल 3 महीने पहले आपने देखा था, एक टेक्निकल वाले बादशाह जी थे, उन्होंने टेक्निकल के पता नहीं 15 करोड़ रुपए 2 साल में या 3 साल में 15 करोड़ रुपए कमाए हैं कोर्स बेच के, 7 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में गंवाए हैं। इसके बावजूद भी नेट वो 7 करोड़, 7.5, 8 करोड़ फायदे में है। तो हमारे इंडिया ऐसे ही चलता है, 15 करोड़ रुपए कोर्स बेच के कमाए, 7 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में गवाए, 8 करोड़ रुपए नेट फायदे में है। कोर्स उनसे लोगों ने खरीद रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, क्योंकि जब उन्होंने 15 करोड़ कमाए तो वो ऑडी से चलते हैं, मर्सिडीज से चलते हैं, हेलीकॉप्टर के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, दुबई में घूमते हैं, स्पेन में घूमते हैं, लोगों को लगता है बस स्टॉक मार्केट से ही कमा रहे हैं, ऐसा फील होता है। ठीक है, तो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने अच्छे स्टॉक को अच्छे प्राइस पे खरीद लिया तो ये कहीं से मतलब नहीं है कि आपका स्टॉक चलेगा, आपका स्टॉक रिटर्न देगा। आपको अपने स्टॉक में स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। अब ये स्ट्रेटजीज क्या होती हैं उसी को आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। एंट्री एंड एग्जिट की स्ट्रेटजीज होती हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो पैसे बन जाएंगे, और अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप कितना भी अच्छा स्टॉक खरीद लें, कितना भी अच्छा स्टॉक खरीद लें। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मेरे पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्टॉक नहीं बताऊंगा, सपोज मान लो एक्स नंबर ऑफ HDFC AMC के शेयर थे जो मैंने खरीदे थे करीब 27-2800 के रेंज। 27-2800 वाला शेयर जब 2000 के रेंज में आया तो मैंने फिर उतने ही खरीदे, और 2000 वाला शेयर जब 1600-1700 पे आया तो फिर मैंने उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे। और जो लोग 2-3 साल से मेरे से जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह बात जान सकते हैं, उनको भी पता है जब जब खरीदे हमने डिस्कशन किया उसका। कोई बता सकता है क्या मैं सही हूं या गलत हूं? बताइए, कोई है जो पुराना जुड़ा हुआ हो HDFC AMC के बारे में जो हमने डिस्कशन किया हो तो। एनीवन अनम्यूट करके, कोई दिख रहा सही हो? है सर। संदीप जी दिख रहे हैं मुझे। संदीप जी क्या आप कुछ बोलेंगे? संदीप जी, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही। तो हमने खरीदे, लेकिन मुझे तो HDFC AMC X ही रखना था, मेरे पास हो गया 3X। फिर क्या हुआ कि जब वो HDFC AMC 3000 पे गया, 1700 से 3000 पे गया, तो हमने X बेच दिए, और जब वो 3900 या 4000 गया तो फिर हमने दोबारा X बेच दिए, और अब हमारे पास X ही बचा है, क्योंकि वो फेयर वैल्यू पे हमें X रखना था और X है। अब एक्चुअल में घुमा फिरा के 3 साल में 3000 वाला स्टॉक 4000 पे है दिखेगा, क्योंकि हमने तो 27-2800 पे खरीदना शुरू किया था, और 37-3800 पे है। तो एक्चुअल में कुछ आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो का जब मैं प्रॉफिट देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि मैंने कुछ 1500-1700 पे खरीदे हैं, कुछ 2000 पे खरीदे हैं। जो 1500-1700 पे खरीदे हैं बिके, और जो 2000 पे खरीदे हैं बिके। जो 27-2800 पे खरीदे वो पड़े हुए हैं। तो मैंने उसी स्टॉक में प्रॉफिट कमा लिया, और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया। तो आपको बहुत नंबर ऑफ स्टॉक्स खरीदने की जरूरत नहीं होती, आपको नए नए रोज स्टॉक जानने की जरूरत नहीं होती। आपको 2, 4, 5, 10, 15, 20 स्टॉक ही जानना है, लेकिन ये जान लेना है कि ये एक अच्छे स्टॉक है, उसमें आपको कन्विक्शन है, वो कहीं भी जा रहे हैं आपको उसमें डर नहीं है, अनलेस अनटिल कोई ऐसी चीज आ जाए। अब मान लो आपके अकाउंट में पेटीएम है, आपको पता चल गया कि हाँ जी RBI ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, तो ठीक है, आप कितने भी कन्विक्शन में थे लेकिन आप उससे एग्जिट कर जाओगे, ठीक है, थोड़ा लॉस करके भी एग्जिट कर जाओगे, कोई बात नहीं। ऐसा होगा एक आध, जब आप 10 साल ट्रेडिंग करोगे तो आपके लाइफ में ऐसा कोई 1-2 स्टॉक आएगा। आप कितना भी अच्छा काम कर लो आपके आएगा। सत्यम भी होता है, और उसके बाद पता चलता है कि अच्छे से अच्छे स्टॉक में अगर आप आ रहे हो तो DHFL भी होता है, वंस अपॉन टाइम इट वाज वेरी गुड स्टॉक। बिग बाजार भी होता है, फ्यूचर रिटेल, इट वाज अ वेरी गुड स्टॉक वंस अपॉन टाइम। तो ऐसा होता है उससे आपको, लेकिन
20 स्टॉक से मिलने वाला रिटर्न इतना ज्यादा होता है कि एक स्टॉक डूब भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को हम पोर्टफोलियो प्लानिंग कहते हैं। स्टॉक प्लानिंग आप कर ही नहीं सकते, आप केवल और केवल पोर्टफोलियो प्लानिंग कर सकते हैं। तो यू हैव टू सी द रिटर्न एट पोर्टफोलियो लेवल। एक पर्टिकुलर स्टॉक से परेशान होके कुछ नहीं होने वाला है। पहली बात तो आपको ये बात एकदम समझ में आ जानी चाहिए अगर आप स्टॉक मार्केट में है तो। होता क्या है, जब आप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका, उसके होल्डिंग में देखोगे तो 40 स्टॉक होगा, तो आप म्यूचुअल फंड को देखते हैं मेरा म्यूचुअल फंड कितना बढ़ा या कितना घटा। लेकिन जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप एक एक स्टॉक को देखना शुरू कर देते हैं। कभी आपने देखा है कि आपने एक HDFC AMC का कोई म्यूचुअल फंड खरीद लिया या एक्सिस का कोई म्यूचुअल फंड खरीद लिया, उसमें जाके कभी आप देखते हैं कि वो स्टॉक ऊपर गया या नीचे गया? तो म्यूचुअल फंड मैनेजर वही काम कर रहा है, आपसे पैसे लेके वो 40 स्टॉक खरीदता है, उसके 5 स्टॉक नहीं चलते हैं, 35 चलते हैं, तो भी आप कहते हो हाँ मेरा म्यूचुअल फंड इतने से इतना हो गया। आप यही देखते हो बस, वहां पे बिल्कुल नहीं देखते हो कि आपका एक पर्टिकुलर स्टॉक कहां गया। लेकिन वही काम अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप डायरेक्ट कर लो, आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा, आपको थोड़ी लर्निंग हो जाएगी, आपको थोड़ी अर्निंग हो जाएगी और आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम मिल जाएगा। तो आप देखने लगते हो एक एक स्टॉक को, सर ये वाला स्टॉक नहीं चल रहा, 2 साल से खरीदा हुआ है, क्या करूं? यहां पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। ठीक है, क्या वीर सिंह सही जी बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं? क्या हम म्यूचुअल फंड में जाके कभी एक एक शेयर को देखते हैं? नहीं देखते। तो यही तो, अगर आप म्यूचुअल फंड में एक एक स्टॉक को नहीं देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, तो उसी तरह आपको अपने पोर्टफोलियो में भी एक एक स्टॉक को नहीं देखना चाहिए। ये मेरा आप लोगों का पहला स्ट्रेटेजी आपको समझ में आनी चाहिए। अब बात करते हैं एंट्री की। हमेशा मैं कहता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में जब भी आप एंट्री लें तो कभी भी 2000, 4000, 5000, 10,000 के स्टॉक ना खरीदें। आपको जब स्टॉक खरीदना है तो आप सीधे, डिपेंडिंग अपॉन आपका पोर्टफोलियो कितना का, मैं मान के चलता हूं अगर 10 लाख का एक वैल्यू में लेके चलता हूं कि 10 लाख इज योर आइडियल वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। तो 10 लाख का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो कोई भी बाइंग 30, 35, 40 हजार से कम की नहीं होनी चाहिए। आपको 2000 का खरीद रहे हैं, 4000 का बेच रहे हैं, ऐसी गलती, क्योंकि जब आप 50,000 का स्टॉक खरीदते हो, 1 लाख का स्टॉक खरीदते हो, तो आप 10 बार सोचते हो कि मैं खरीदूं कि ना खरीदूं, ये देखते हो, वो देखते हो, रुक जाते हो। लेकिन आप 2000 खरीदते हो, फिर सोचते छोड़ो ना, ऊपर गया तो कोई बात नहीं हुआ तो बाद में देख लेंगे। क्योंकि जब भी आप छोटा अमाउंट देखते हो तो आप उसकी वैल्यू को इग्नोर कर देते हो, उस पर उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। जब आपको, सिंपल सी बात है, आपको घर खरीदना होता है तो आप एक ब्रोकर के पास, 2 ब्रोकर के पास, बैंक से स्टडी, इस पड़ोसी से, नाली कहाँ जाती है, पानी कहाँ जाता है, धूप कहाँ निकलता है, सब कुछ देखते हो। लेकिन आपको आलू खरीदना होता है तो भैया 2 किलो आलू दो, क्योंकि आलू की वैल्यू कम है। तो सेम वे, जब आप बड़े अमाउंट की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप उस पर ज्यादा टाइम देते हो, ज्यादा रिसर्च देते हो। तो प्लीज आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे रोज कभी 2000, कभी 4000, कभी 10,000, कभी 5,000 का स्टॉक खरीदना और बेचना नहीं है। खरीदना है एक बार में 50,000 का स्टॉक खरीदा, 1 लाख का स्टॉक खरीदा, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या पोर्टफोलियो है, उसी के हिसाब से आपके, किसी के लिए बड़ा अमाउंट 50,000 हो सकता है, किसी के लिए 1 लाख हो सकता है, किसी के लिए 5 लाख हो सकता है, किसी के लिए 10 लाख हो सकता है। तो बड़े अमाउंट का स्टॉक खरीदना है और बड़े अमाउंट का ही स्टॉक बेचना है। 2-2, 4-4 हजार का स्टॉक खरीदना बेचना नहीं है। मेरे पास अभी कल ही एक बच्ची आई थी, वो कॉलेज की बच्ची है, उसका पोर्टफोलियो कुल 5 लाख रुपए का है। और देख के ऐसा लगा, मतलब वो एक, मैं कंपनी का नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, एक छोटी सी कंपनी में वो ट्रेड करती है जहां 20 रुपए का ब्रोकरेज है। उसके बावजूद भी साल भर में उसने 28,000 कुछ रुपए का ब्रोकरेज दे दिया, उसे पता ही नहीं चला। उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि कभी 2000 का स्टॉक खरीद रहे हैं, कभी बेच रहे हैं, कभी 5,000 का खरीद रहे हैं, कभी बेच रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि वो 20 रुपए प्लस दे 50-55 रुपए करके कितना आप ब्रोकरेज दे देते हो, कितना। ब्रोकर हमेशा आपसे यही चाहता है कि आप बार बार खरीदो, बार बार बेचो, बार बार खरीदो और बार बार बेचो। दिस इज द थॉट प्रोसेस ऑफ द ब्रोकर। आपका होना चाहिए नहीं जी मैंने खरीदा है, साल 1.5 साल इसको रखूंगा, देखूंगा किस तरह बिहेव कर रहा है, फिर और बढ़ाना है, घटाना है, कुछ बेचना है, वो आपका थॉट प्रोसेस। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे स्ट्रेटेजीज की मैं बात कर रहा हूं कि आपको बहुत नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं चाहिए, आपको 20, 22, 25 स्टॉक बहुत है। अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया अच्छे वाले तो उन्हीं को खरीदना बेचना है, और बार बार खरीदने बेचने का काम नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने HDFC AMC ऐसा नहीं था कि 2700 में खरीदा
फिर 2600 आया तो फिर खरीद लिया, 2500 आया तो फिर खरीद लिया, 2400 आया तो फिर खरीद लिया, कहते हम तो एवरेज कर रहे हैं। ऐसी गलतियां नहीं करते। अगर 2700 का स्टॉक खरीदा 10%, 15%, 20%, 30%, तो ये नीचे ऊपर करते रहते हैं स्टॉक, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर वो बहुत नीचे चला गया, जैसे 2700 वाला, 2800 वाला, 2000 चला गया, तो वहां दो चीजें देखनी है। क्या हमने कोई गलत स्टॉक तो नहीं खरीद लिया? कहीं हमसे हम इंसान है, गलती हो सकती है। गलती हो गई है तो आपको जितनी जल्दी हो सके एग्जिट कर जाए, और अगर सही है तो उस लेवल पे आप अच्छे नंबर ऑफ और स्टॉक खरीदे दोबारा, सो दैट कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, कोई एचडीएफसी एमसी या एचडीएफसी या कोटक या कोई भी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल आपको स्ट्रेटेजीज बता रहा हूँ। सर हम जैसे स्टॉक खरीदते हैं, हाँ, एक एक ही दिन में जैसे खरीदते हैं, दो खरीद लिए फिर रेट देखा दो, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए सर। होता क्या है कि आपके पास जनरली क्या होगा, कोई डिस्काउंट ब्रोकर का अकाउंट होगा, आप दो खरीदे, फिर दो खरीदे, फिर दो खरीदे, तो आप हर बार 20-20 रुपए दे रहे हो ब्रोकरेज। अच्छा सर। आप हर बार 20-20 रुपए ब्रोकरेज दे रहे हो, प्लस उसके ऊपर टैक्सेशन करके 50-60 रुपए तो आप ऐसे ही दे रहे हो। तो अगर आपने दो स्टॉक खरीदा, मैं मान के चलता हूँ 5000 का स्टॉक खरीदा, तो हाँ जी। आपने 50 रुपए दे दिया, तो 1% तो आपने ऐसे ही दे दिया। इकट्ठे, सपोज इकट्ठे 20 खरीद लिए तब भी उतना ही देना है? हाँ, उतना है, क्योंकि 20 रुपए प्लस वही देना है, तो क्योंकि ब्रोकरेज तो आपका फिक्स है ना आपका। जनरली अगर आप डिस्काउंट, जनरली जो रिटेलर होता है वो डिस्काउंट ब्रोकर के पास होता है। मैं डिस्काउंट ब्रोकर के पास नहीं हूं, तो मेरा परसेंटेज में ब्रोकरेज जाता है, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों को अगर मैं कहूंगा कि नहीं डिस्काउंट ब्रोकर अच्छा नहीं होता, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा मेरा कुछ इंटरेस्ट है। इसलिए मैं कहता हूँ जहां मर्जी वो खुलाए, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि मेरा काम तो एजुकेट करना है। मैं डिस्काउंट ब्रोकर के पास जाता ही नहीं, क्योंकि वो 20 रुपए को आप ध्यान नहीं देते हो। आपके दिमाग में आता ही नहीं कि 20-20 रुपए जोड़ के कितने हो गए। आप 20-20 रुपए जोड़ के 10 बार में 200 देते हो, और मैं एक बार में ही 100 देता हूं, लेकिन मैं खुश रहता हूं। ये तो डिफरेंस सर है। मतलब मीन्स ये है कि अगर हम सपोज हमें सपोज कैंपस ही खरीदना है और माइंड बना रखा है आज 20,000 खरीदने हैं, तो एक बार में ही खरीद ले। एक बार में खरीदने, एकदम। ये नहीं कि अभी दो खरीद लिए, अभी चार खरीद लिए हाँ, अभी। ऐसी गलती नहीं करनी। ठीक है सर। अगर आप साल के एंड में अपना ब्रोकरेज देखोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट होगा आपका ब्रोकरेज, अगर आप ऐसे करते हो तो। मुझे आइडिया नहीं था कि आप ऐसा करते हो। अगर आप करते हो तो उससे आपको अपने आप को बचा के रखना है। हाँ ठीक। मैं ऐसे ही कर रहा था सर, मुझे पता नहीं था इस बारे अच्छा, तो चलिए, आज की एक और अर्निंग होगी ना आपकी। में। ऐसे हाँ जी। सीखेंगे, सर कोई सर बात। एक्सक्यूज मी। यस सर, आगे बढ़ते हैं विपिन जी, अदरवाइज रह जाएगा, अदरवाइज रह जाएगा। ठीक है ओके। ना, डिस्कशन के लिए हम लास्ट में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि हमें छोटे छोटे अमाउंट का स्टॉक नहीं खरीदना है। अब मैं फिर बता रहा हूं, छोटा क्या है और बड़ा क्या है, ये हर आदमी पे अलग अलग डिपेंड करता है। अब इसकी स्ट्रेटेजी बताता हूं क्या करते हैं। जैसे अगर कोई भी अगर मेरी फंडामेंटल क्लास करे, तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में 20 से लेकर 30 स्टॉक के बीच में होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि 20 स्टॉक से कम ना हो और 30 स्टॉक से ज्यादा ना हो। मतलब 20 स्टॉक से 19 हो गया या 31 हो गया, वो चलता है उतना, लेकिन 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। तो मैं जो एंट्री करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी भी स्टॉक में जो पहली एंट्री करता हूं, फर्स्ट एंट्री अगर मुझे कभी लगा, तो वो मैं 3% की करता हूं अपने पोर्टफोलियो का। अब मेरा पोर्टफोलियो अगर 10 लाख का है, तो उसका 3% आप जोड़ लीजिए क्या होगा। और अगर मेरा 1 करोड़ का उसका 3%, 10 करोड़ का उसका 3%, आपका जो भी है अकॉर्डिंगली आपको 3% से कम में मैंने आज तक कोई स्टॉक नहीं खरीदा, और ये मैं कई सालों से करता आ रहा हूं। यानी जो भी जूस में, अब एग्जैक्ट 3% नहीं होता, वो 2.99 हो सकता है, 3.1, मतलब अप्रोक्स अमाउंट की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उतने का पोर्टफोलियो मैं कम से कम एंट्री करता हूं, और आपको भी करना चाहिए। उसके बाद 2%, 5%, 10%, 15% स्टॉक ऊपर नीचे जाता है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ना खरीदना है ना बेचना। जब 20-25% नीचे आने लगता है, 20% का एक एवरेज मान लीजिए, तो आपको एडिशनल उसमें एंट्री करनी है। अगर आपको लगता है कि आपका ये स्टॉक सही है, इस कहीं से मतलब नहीं होता कि नीचे आ गया तो आपको एंट्री ही कर लेनी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। अगर मान लो कोई स्टॉक आपने गलत एंट्री कर ली है, तो हो सकता है नीचे गया तो आपको एग्जिट भी कर जाना होता है। लेकिन आज हम केवल स्ट्रेटेजीज की बात कर रहे हैं, अच्छा स्टॉक है कि नहीं है उसकी हम बात नहीं कर रहे हो, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज मैं मान के चल रहा हूं हमारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो अच्छे हैं, जो हमने स्टॉक आइडेंटिफाई किए हैं वो सारे अच्छे वाले स्टॉक है। ये हमारी पहली एजम्पशन है, हम उन्हीं में बात कर रहे हैं। हम थर्ड क्लास आज है, हमारी पहली क्लास और दूसरी क्लास हो चुकी है। इसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो अगर कोई पहली बार ज्वाइन किया है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि कौन सा अच्छा स्टॉक होता है और किस लेवल पे एंट्री करनी है, वो हम बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि जब हम एंट्री कर रहे हैं तो कितना अमाउंट लगा रहे हैं। अमाउंट है कि हमने क्या किया, हमने किया अपने पोर्टफोलियो का 3%।
और 3% करने के बाद आराम से बैठे हैं। अगर मान लेता हूं 100 रुपए पे मैंने कोई स्टॉक खरीदा, वो 90 आ जाता है या 85 आ जाता है, तो मुझे उतना परेशान होने की जरूरत नहीं। जब वो 80 आने लगता है, 75 80 ऐसा कहीं आने लगता है, मतलब 20-22% नीचे आ जाता है, तो मुझे एक बार अपने उस स्टॉक को रिव्यू करना है। अब जब आप रिव्यू करोगे तो आपके दो ही सिचुएशन हो सकती है, या तो आपने गलत स्टॉक खरीद लिया है, आपके गलत स्टॉक आ गया है, कुछ न्यू, आपने तो अच्छा खरीदा था लेकिन सिचुएशन खराब हो गई है, ऐसा हो सकता है। जैसे पेटीएम के साथ हो गया या जोमेटो के साथ हुआ था, या कुछ दिन पहले आपका टीसीएस के साथ हुआ था, इन्फोसिस के साथ हुआ था। तो अच्छा स्टॉक, अब टीसीएस इन्फोसिस अच्छा स्टॉक था, पेटीएम खराब स्टॉक हो गया, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर वो आपका अच्छा स्टॉक है, तो जब आपका पोर्टफोलियो का वो स्टॉक 20-22% नीचे आ जाता है, तो आपको सेकेंड एंट्री करनी है। कितना करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए 2% और लगा दें, मतलब जितना आपने किया था उसी के आसपास थोड़ा कम। मतलब आप, क्योंकि 20 से 25 रखना है, तो 5% के आसपास हमारा एक स्टॉक में एंट्री होती है। हमारे किसी भी स्टॉक में 5% का, आप इसको इस 5 जो 2% मैंने कहा, उसको एक एक करके 2 बार भी लगा सकते हो, कि एक बार आपने 15-20% पे, 15% पे, 18% पे 1% ले लिया, और फिर 25% गया तो 1% और ले लिया, ऐसा कर सकते हो। लेकिन आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर है, वो आपका माइंडसेट के ऊपर, टाइम के ऊपर है। तो मैं भी करता था, करता भी हूँ कई बार, कि कई बार होता है कि 18-19% गया तो 1% और कर दिया, क्योंकि पोर्टफोलियो थोड़ा सा मेरा बड़ा हो गया है, और फिर 25-26 चला गया तो 1% और कर दिया, ऐसा कर देता हूँ। कई बार ऐसा है कि 2% सीधे लगा दिया एक बार, डिपेंडिंग अपॉन कैसा सिचुएशन है, क्या दिख रहा है, मैं ऐसा कर लेता हूँ। मतलब 2% की जो एंट्री है वो आपको 20-22-25% के एवरेज में कहीं कर। अब 5% से बियॉन्ड कोशिश करना चाहिए किसी स्टॉक में आपका पैसा ना लगा हो, ये हमारी कोशिश होती है। आप किसी स्टॉक में 10%, 20%, 25% अपने पोर्टफोलियो का ना लगाएं। लेकिन कुछ स्टॉक्स हर इकोनॉमी में ऐसे होते हैं जो कि आपकी इकोनॉमी का, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आप गूगल कर लीजिएगा, इंडिया के इकोनॉमी में जितना प्रॉफिट जनरेट हुआ है पिछले 10 सालों में, उसका 80% केवल 16 स्टॉक्स है निफ्टी के जिन्होंने जनरेट किया है। ठीक है, वो नाम कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम नाम रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो 16 स्टॉक्स ऐसे हैं निफ्टी में जिन्होंने इंडिया के इकोनॉमी का जितना प्रॉफिट हुआ है, जितना प्रॉफिट पिछले 10 सालों में हुआ, उसका 16 स्टॉक्स ने उसका 80% करीब उन्होंने वो प्रॉफिट कमाया है। यानी कि 20% में बाकी सारे स्टॉक है 5000, और 16 स्टॉक जो हैं वो कर रहे हैं 80%। तो अब ये 16 स्टॉक अगर हैं, इन 16 में से कोई ऐसा है जो नीचे आ जाता है बाई एनी रीजन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, कुछ ही दिन पहले रिलायंस जैसा स्टॉक 3000 से आ गया था आपका 1950। आपको लग रहा है 1950 तो आया नहीं, वो तो 2250 आया था। नहीं, वो आया था 2250, लेकिन उसमें से जियो एक अलग हुआ था 200 के आसपास। तो अगर आप उसको जोड़ोगे तो वो करीब 2000 के आसपास आ गया था। तो 3000 का स्टॉक जब 2000 पे आ जाए, वो भी रिलायंस जैसा स्टॉक जो इंडिया का सबसे बिगेस्ट ब्रांड, स्टॉक, मार्केट कैपिटल, जो भी कुछ कह रहे हैं, सब कुछ में सबसे बड़ा, तो उस केस में आप अपने 5% को 6 ले गए, 7 ले गए, 8 ले गए, वो आपकी स्ट्रेटेजी होती है कि हाँ ये नहीं डूबने वाला है, ठीक है, ये हमें मौका मिला। हो सकता है वो एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक हो सकता है वो एसबीआई जैसा स्टॉक हो सकता है वो कोटक जैसा स्टॉक हो सकता है वो टीसीएस जैसा स्टॉक हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको देखना है। आई एम नॉट गिविंग एनी एग्जांपल, सॉरी नॉट रिकमेंडेशन, आई एम गिविंग यू दीज एग्जांपल्स कि ये इंडिया के स्टॉक मार्केट के बिगेस्ट वाले स्टॉक। तो उनमें अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, जब मैंने कहा कि किसी स्टॉक में हमें 5% से ज्यादा नहीं जा रहा, लेकिन अगर उनमें आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, सिचुएशन आता है, जैसे मैं आपको बताता हूं, नाम नहीं लूंगा बिकॉज हो सकता है किसी का रिकमेंडेशन हो, आज भी मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में 2 स्टॉक ऐसे हैं जो करीब 10% के आसपास हैं। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के बिगेस्ट वाले स्टॉक हैं और एकदम कंसोलिडेशन फेज में है पिछले 2-2.5 साल से। हो सकता, कुछ लोग मुझे रोज फोन करते हैं, रोज मैसेज करते हैं, सर ये तो चल ही नहीं रहा, क्या हो रहा है, खराब है, इससे निकल जाए क्या? और मेरे को लगता है वाह क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या लेवल पे मिल रहा है। अगर अगले 2 साल और ना चले तो मैं थोड़ा सा और बढ़ा लूंगा, क्योंकि मुझे 10% करना, तो मेरा पोर्टफोलियो कितना बड़ा है उसका 10% डिपेंड करेगा। तो और बड़ा पोर्टफोलियो हो जाएगा तो उसका थोड़ा सा और बढ़ा लूंगा। दैट इज माई थॉट प्रोसेस। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना या इन्वेस्टमेंट करना मोर ऑफ नॉलेज या स्किल से आपकी सोच होती है। सोच कैसी है,
अगर किसी को लगता है कि अगर ये 2 साल में 5 साल में रिलायंस खत्म हो जाएगा, या एचडीएफसी बैंक खत्म हो जाएगा, या टीसीएस खत्म हो जाएगा, या इन्फोसिस खत्म हो जाएगा, या एसबीआई खत्म हो जाएगा, अगर ऐसा लगता है तो इसका मतलब आपको स्टॉक मार्केट की कोई नॉलेज नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा कि आप अनपढ़ हैं, आपकी थोड़ी नॉलेज आपको बढ़ाने की जरूरत है, आपको थोड़ा और पढ़ने की जरूरत है, आपको पता करने की जरूरत है कि हाँ स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे चलता है, कौन सी कंपनियां होती है। मैं नहीं कह रहा कि रिलायंस हमेशा चलता रहेगा, हो सकता है कि 50-100 साल बाद रिलायंस नाम की कोई चीज हुई ना, लेकिन अगले 5 सालों में, 8 सालों में, 10 सालों में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, अगर आप किसी स्टॉक को देख के विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो अभी आपको और पढ़ने की जरूरत है, और पढ़ने की जरूरत है। और पढ़ के आदमी सीख सकता है, मैंने भी पढ़ के सीखा है, मैं भी टाइम देता हूं, मैं भी कुछ बुक्स पढ़ता हूं, मैं भी कुछ आर्टिकल्स पढ़ता हूं, वैसे आपको भी पढ़ने की जरूरत है, बस और कुछ नहीं। तो आपको देखना है, तो मैंने एंट्री बताया मैंने आपको कि पहले छोटी छोटी स्टॉक बाइंग नहीं करना, 2 शेयर 4 शेयर 10 शेयर 20 शेयर नहीं खरीदना है। नंबर ऑफ स्टॉक 20 से लेके 30 के बीच में है। अगर आपने 3-3% कर रखे हैं तो 30 शेयर हो जाएंगे, अगर आपने 5-5% कर देते हैं तो 20 शेयर हो जाएंगे, 4-4% करते हैं तो 25 शेयर हो जाएंगे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा आपके पास। नाउ उसके बाद जब आप बाई कर रहे हैं तो कोई भी शेयर आपको 5% के ऊपर ले जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप किसी शेयर में 10% फंसा देते हैं, उस केस में वो शेयर नहीं चल रहा तो आपको लगता है आपका पोर्टफोलियो नहीं चल रहा। अगर आपके पास विजन है, मेरे पास कोई शेयर है और 2 साल से नहीं चल रहा, मेरा पोर्टफोलियो बेंचमार्क से थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन मैं पोर्टफोलियो को कैसे देखता हूं और आप कैसे देखते हो उसमें अंतर है। आप ये देखते हैं कि मैंने 10 लाख लगाया था, 12 हो गया तो बड़ा अच्छा है। मैं ऐसे नहीं देखता, मैं ये देखता हूं कि जो कंपनियां मैंने खरीदी हैं उन्होंने 1 साल में कितना कमाया है। कमाया किसमें? नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, बट इन टर्म्स ऑफ उनकी अर्निंग क्या हुई है। आप अगर उनकी बैलेंस शीट को देखोगे तो साल भर में क्या कमाया है, क्योंकि मुझे पता है, मेरी 20 साल की स्टडी ये कहती है कि कंपनी उतनी चलेगी जितना वो कमाएगी। सिंपल सा रूल है, कंपनी का प्राइस उतना चलेगा जितना वो कमाएगा। अब अगर कहते हैं ना कमाई और प्राइस, ये दोनों चीज है, दोनों को साथ चलना है। अब अगर कमाई आगे निकल चुकी है, प्राइस नीचे है, तो कुछ दिनों के बाद प्राइस ऊपर जाएगा, और अगर प्राइस ऊपर चला गया है, कमाई नीचे है, तो कमाई या तो ऊपर जाएगी या प्राइस नीचे आएगी। सिंपल। अल्टीमेटली अगर 10-20 साल बाद देखेंगे तो प्राइस और कंपनी की अर्निंग ये दोनों साथ साथ चलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि प्राइस ज्यादा चल जाए कमाई कम चले, वो कहीं ना कहीं जाके उसको कैचअप करना है। उसी तरह कमाई अगर कम चली है अभी और प्राइस ज्यादा चल चुका है तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं कैचअप करेगी, या तो प्राइस नीचे आएगा या टाइम वाइज करेक्शन होगा, चल ही नहीं रहेगा, वो होना है। तो इसलिए मैं केवल जब शेयर खरीद के अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं तो मैं ये देखता हूं क्या इस कंपनी ने पिछले, जब मैंने खरीदा था तब से लेके आज तक उसकी अर्निंग, उसके रिजर्व्स, उसके प्रॉफिट कितने बढ़े हैं, उसका ईपीएस कितना चेंज हुआ है। अगर उसका ईपीएस बढ़ गया 20%, आई एम हैप्पी, बिकॉज मुझे पता है प्राइस आधी तो कल बढ़ जाए, ये मुझे अच्छी तरह पता है। आप देखते हैं कि यार प्राइस नहीं बढ़ रहा, आप परेशान हो जाते हैं। तो आपको स्ट्रेटेजी समझ में आना चाहिए कि कंसेप्ट है क्या। क्यों? क्योंकि आप चाहते तो हैं वॉरेन बफेट बनना, चाहते तो हैं झुंझुनवाला बनना, चाहते तो हैं राकेश झुंझुनवाला केडिया जी बनना, रामदेव अग्रवाल बनना, लेकिन सोच जो है वो केवल अपने फोन में पोर्टफोलियो को देखा और उतने में ही सोचते हैं कि बस मेरी सारी नॉलेज हो। ऐसे नहीं होगा, आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। और अगर नहीं दे सकते कोई बड़ी बात नहीं, हर कोई समय नहीं दे सकता, आप अपना काम में बिजी हैं, बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम अगर आपको कोई बता देता है तो उसको मान ले। मैं हमेशा कहता हूं डॉक्टर ढूंढने से पहले 100 जगह लोगों से पूछें, लेकिन अगर आपको एक बार डॉक्टर मिल जाए तो उसे मत बताएं कि वो आपको कौन सी दवाई दे। ये गलती ना करें। कई जब मैं पहले ट्यूशन पढ़ाता था और कई बार मेरे पास पेरेंट्स आते थे, कहते थे सर आप इसको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाइए, तो मैं हमेशा उनको यही करा के उनको हाथ जोड़ के भेजता था, आप मार्केट में जाइए, मेरे बारे में मेरे पुराने बच्चों से बात करिए, जिन्होंने के मैंने पढ़ाया है, माँ बाप से बात करिए, लोगों से बात करिए। जब आपको लगे कि सुनील त्रिपाठी एक अच्छे टीचर है तो उनके पास आ जाइए और अपने बच्चों को चुपचाप छोड़ दीजिए, बाकी जिम्मेदारी मेरी। आप मुझे नहीं बताएंगे कि मैं इस बच्चे को कैसे पढ़ाऊंगा, ये मेरा काम है। उसी तरह या आपको भी 2 में से 1 काम करना है। अगर आपके पास समय है तो आप खूब अच्छे से रिसर्च करिए, पढ़िए और पढ़ के स्टॉक में इन्वेस्ट करिए। और अगर समय नहीं है,
कोई बड़ी बात नहीं है, आपको हर चीज जानना जरूरी नहीं है। आपको इक्विटी मार्केट को समझ में आना चाहिए, हाँ इक्विटी मार्केट अच्छी चीज है, ये समझ में आ गया है अगर आपको, तो अच्छा एडवाइजर ढूंढिए, अच्छा म्यूचुअल फंड ढूंढिए, अच्छा पीएमएस ढूंढिए, अच्छा एआईएफ ढूंढिए। बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले लोग हैं। जिस तरह आप एक डॉक्टर ढूंढते हैं, जिस तरह आप एक लॉयर ढूंढते हैं, जिस तरह आप एक टीचर ढूंढते हैं, उसी तरह आप लोगों को ढूंढिए, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपसे नो डाउट कुछ ना कुछ चार्ज देंगे। आप जिस भी एरिया में रहते हैं, हर एरिया में लोग हैं, सेबी ने रजिस्टर्ड लोगों को बनाया हुआ है, आप उनकी हेल्प लीजिए, उनको थोड़ा सा पैसे दीजिए, वो आपको पैसे कमा के दे देंगे। दिक्कत क्या आती है, आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है, साल भर में 5% कमाता है, लेकिन अगर एक आपको एडवाइजर है, वो आपसे 12% कमा देता है और आपसे कहता है मैं 2% इससे कमीशन लूंगा या 2% आपको एडवाइजरी चार्ज लूंगा, आप कहते हैं यार ये तो पैसा ले रहा है, हम खुद कर लेंगे। जब आप खुद करते हैं तो 5% कमाते हैं, फिर आप खुश रहते हैं। तो प्लीज हमें ना अपने विजडम को बड़ा करना पड़ेगा, सोच को बड़ा करना पड़ेगा। सोच को बड़ा कर लेंगे, पैसा आ जाए। शेयर मार्केट में सब कुछ, और शेयर मार्केट नहीं, हमारे जीवन में भी, पूरे जीवन में हम क्या करेंगे ये पूर्णतया इस बात पे निर्भर है कि हमारी सोच कैसी। अगर हम सोच पॉजिटिव लेके चलते हैं तो पैसा बन जाएगा। तो मैं आपको एंट्री की स्ट्रेटेजी बता रहा था कि स्टॉक हमारे पास 20, 22, 25 होने चाहिए। हमारी कभी भी एंट्री 2-4 स्टॉक खरीद के नहीं होनी चाहिए। हमें जब भी खरीदना है कम से कम 3%, 3.5%, 4% अपने पोर्टफोलियो का एक अच्छा खासा अमाउंट, जैसे अगर मैं 10 लाख का हमने मॉडल पोर्टफोलियो सोचा, तो 10 लाख में से कम 50,000 का, 40,000 का आप एक बार में बाई कर रहे हैं। और 10-5% ऊपर नीचे जाने पे आप कभी एवरेजिंग नहीं करेंगे, जब तक वो 18%, 20% नीचे ना जाए तभी। क्योंकि होता क्या है, सबसे बड़ी गलती होती है, आपने एक स्टॉक 100 रुपए पे खरीदा, 95 आया फिर खरीद लिया, 92 आया फिर खरीद लिया, उसके बाद वो 80 आ गया, आपके पास पैसे ही नहीं, खत्म हो चुके। अब आप देखते रहते यार इतना नीचे आ गया, सोच रहे हैं परेशान। मैं ऐसी गलती नहीं करता, मैं ऐसी गलती नहीं करता। मैं आपको कुछ एग्जांपल, जैसे मैंने कहा HDFC AMC में मैंने अभी ऐसा ही किया है। TCS, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। TCS मैंने, तो अगर मैं सही हूं तो शायद मैंने 3500 में खरीदा था। 3500 वाला TCS 3300 आया, 3200 आया, 3100 आया, मैंने फिर खरीदा। आपको लगा कि यार मेरा तो नुकसान हो गया, नहीं नुकसान हुआ, क्योंकि जब मैंने 3500 में खरीदा था, अगर जो लोग जानते हैं उस समय जुड़े हुए थे, उस समय 4500 के आसपास का बाईबैक आया हुआ था। तो मैंने बाईबैक में दिए कुछ शेयर, आई थिंक अगर मैं सही हूं तो 20% के आसपास गए थे, मेरा कॉस्ट अपने आप कम आ गई। फिर मैंने 3000 में फिर खरीदा, 4100 के आसपास फिर बाईबैक आया था कुछ 16-17 कुछ ऐसे रेशियो में, वो फिर मैंने दिया, फिर मेरा कॉस्ट भी कम आ गई। अब वो रखा हुआ था, अब वो दोबारा 41-4200 पे आया, तो मेरे को जितने शेयर चाहिए थे, मेरे को चाहिए थे अपने पोर्टफोलियो में मान लो 4% या 5%, मेरे पास हो गए थे वो 7%। तो मैंने क्या किया, 4200 के आसपास जब आया वो, तो उसमें से 2% निकाल दिए। 5% मेरे पास आज भी पड़े हुए, ध्यान से समझिएगा, 5% मेरे पास आज भी पड़े हुए। लेकिन अब हो सकता है कि 4200 वाला अगले 4 महीने में 5000 हो जाए, जो कि मुझे लगता है कि होना नहीं चाहिए। 4500 का स्टॉक है, मान लो मेरे लगता है 4500 का, इसकी आज के अर्निंग के हिसाब से 4500 होना चाहिए। अगर ये 5000 हो गया तो मैं क्या करूंगा, 2% और बेच दूंगा, क्योंकि मुझे पता है अर्निंग और प्राइस तो साथ साथ चलने हैं। अगर प्राइस ज्यादा चल चुका है, क्योंकि मेरे अर्निंग के हिसाब से मेरे पास कैलकुलेटेड है कि इसका प्राइस क्या होना चाहिए अगले 6 महीने में। अब अगर ये 5000 हो जाता है तो मैं 2% के आसपास और निकाल दूंगा और आराम से बैठ जाऊंगा। फिर कहीं जाके या तो प्राइस करेक्शन होगा या 1-2 साल तक अर्निंग बढ़ेगी, तब तक मेरा टाइम बचेगा, फिर मैं जाके 2% और खरीदूंगा। तो इस तरह से मुझे TCS में ही डील करते रहना, मुझे नए स्टॉक को, नए नए कुछ कहते हैं मल्टी बैगर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। मुझे अपने आइडेंटिफाइड, वो आपके 20-25 कोई भी शेयर हो सकते हैं, कोई भी शेयर 20, 25, 30 शेयर, आप 50 शेयर का एक पोर्टफोलियो अपना बना दें, उसमें से कोई 20-25 खरीद रहे हैं, आपका काम हो सकता है बड़े आराम से, बड़े आराम से ऐसा हो सकता है। आपको देखना है कि हाँ आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं। कुछ दिन पहले हमारे पास कुछ फार्मा के, अगर जो लोग जुड़े हुए हैं अच्छी तरह से, एबॉट इंडिया था, अगर मैं सही हूं तो शायद 19 हजार के आसपास। दीपक जी याद आ रहा है कुछ? बोलिए। हाँ जी सर, क्योंकि बिल्कुल बाकी सर, लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हुए, तब मैं पुराना चेहरा आपको बिल्कुल देख सर। पाऊं। या नसरे याद आ रहा होगा?
यस सर, दोनों ही याद है। दोनों याद है। तो 16-17 हजार उस समय क्या है, नेस्ले अभी टूट गया 1 पे 10, अदरवाइज वो 17 हजार के आसपास था अगर मैं सही तो, या 18 हजार के आसपास था। 18 हजार पे था, मुझे मेरे समझ से वो 20 हजार का होना चाहिए था। मेरे पोर्टफोलियो में जितना मैं कितना रखना है मुझे नेस्ले का, मुझे सपोज मैंने 5% रखना है, लेकिन जब वो 17 हजार पे आ गया तो मैंने उसको 7% कर लिया। जब वो 20 पे गया दोबारा तो मैंने वो 2% बेच दिए, क्योंकि मुझे 5 रखना। लेकिन अचानक ही 1 महीने के अंदर वो 25-24 हजार चला गया हजार, क्योंकि अभी वो 100 में है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो 1 के 10 हो चुके हैं। तो जैसे ही वो 24 हो गया, मुझे लगता है यार ये तो 20-22 का होना चाहिए, चलेगा 24। तो मुझे पता है अभी वो रुकेगा थोड़ी देर के लिए, 6 महीने के लिए वो रुकेगा। और आप अगर आप देखोगे नेस्ले को पिछले कुछ दिनों में तो रुका हुआ, मैंने 2% 1.5% वहां बेच दिए। अब वो रुका हुआ है, मैं नहीं कह रहा कि प्राइस नीचे आएगा, तो वहीं आसपास घूमेगा। 6 महीने तक मैंने उस पैसे को कहीं और यूज किए होंगे, कोई और खरीदा बेचा होगा, और मैं दोबारा जाकर नेस्ले को खरीद कर अपना 5% कर लूंगा। तो इस तरह से आपको सेम स्टॉक में समय समय पे एंट्री एग्जिट लेनी है। कभी भी सारे स्टॉक को न बेचना है न सारे स्टॉक को खरीदना है, लेकिन 2-2 4-4 स्टॉक खरीदना बेचना भी नहीं। आपका एकदम क्लियर हो। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूं, इस पूरे प्रोसेस में होगा क्या, आपको प्रॉफिट दिखेगा नहीं, लेकिन हो रहा होगा। कैसे नहीं दिखेगा? सपोज मैंने नेस्ले खरीदा 2000 में, फिर नेस्ले आ गया मान लो 18, 2000 की जगह 1500 आ गया, मैंने दोबारा खरीद लिया। अब जब मैं नेस्ले पहली बार बेचूंगा तो मेरा 2000 वाला बिकेगा, क्योंकि फीफो चलता है यहाँ पे, अपने आपके अकाउंट में फीफो चलता है। ठीक है, जब आपका फीफो चलता है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो अगर आपने 2000 में बेचा तो 2000 में ही खरीदा था, वही वाला पहले बिक जाएगा। आपको दिखाई देगा कि 0 प्रॉफिट हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आपका प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि आपने 2000 का जो स्टॉक खरीदा था, जो आपकी एवरेज कॉस्ट 2000 थी, अब आपके स्टॉक की एवरेज कॉस्ट जो 2000 में कुछ पड़े हुए हैं, उनकी एवरेज कॉस्ट 1500 रुपए आ चुकी है। तो आपको प्रॉफिट दिखेगा नहीं हर बार कि आप प्रॉफिट कर रहे हैं। आपके पोर्टफोलियो में आपको दिखेगा कि दिस ईयर जनरेटेड प्रॉफिट, या दिस ईयर वो वाला प्रॉफिट आपको लगेगा कि हाँ, क्या बोलते हैं उसको, रियलाइज्ड प्रॉफिट, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। आपको समझ में आएगा कि भाई मैंने 2000 पे कुछ स्टॉक खरीदे थे, मान लो 10 शेयर, और 10 शेयर 1500 पे खरीदे थे। जब आप पहली बार 10 शेयर बेचेंगे तो 2000 वाला ही बिकेगा, एज पर फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो आपको लगेगा यार 2000 वाला बिक गया, कुछ प्रॉफिट तो दिख नहीं रहा मेरे को। लेकिन आपको समझना है कि अगर आप ये पूरा काम ना करते तो आपका स्टॉक 2000 वाला 1500 जाता, और फिर 2000 पे आप खड़े रहते। लेकिन आपने 1500 पे कुछ खरीद लिए हैं, अब आपने बेच दिया, तो अब जो पड़े हुए हैं वो जब भी बेचोगे तो वो मान लो 2200 पे बेचोगे, तो अगर पहले वाले होते तो 2000 का 2200 पे बिकता, 200 का ही प्रॉफिट होता। लेकिन अब जब फ्यूचर में बिकेगा तो ये 1500 वाला 2200 पे बिकेगा, तो 700 का प्रॉफिट होगा। तो वो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। वो आपको जब आप कई सालों तक ये डील करने लगते हैं तो आपको समझ में आ जाती है कि हाँ, ये ऐसा हो रहा है। कई चीजें दिखती नहीं है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में ऐसे परफॉर्म कर रही होती है, और वही आपके पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म में अच्छा बना के देता है। तो प्लीज खरीदते समय आपको ध्यान रखना है 3% और 2%, ऐसा एक और 3% खरीदूंगा, 20% नीचे जाएगा तो 2% खरीदूंगा। उसी तरह बेचते समय आपको ध्यान रखना है। अब मान लो कहा, मैंने कहा 20 की जगह वो 30% नीचे रह गया, तो 1-2% और बढ़ा लूंगा। उसी तरह बेचते समय क्या करना है कि जो पहली बाइंग आई थी आपने की थी, उसके आसपास आपको वो स्टॉक जरूर बेच देना है जो आपने बहुत नीचे जाके खरीदा था। आपने 100 पे खरीदा, 80 पे खरीदा, 70 पे खरीदा मान लो, तो 70 वाले को 100 के आसपास, 95 के आसपास बेच देना, किसी भी हाथ में बेचना है। ये नहीं, क्योंकि आपका हो सकता है पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखाई नहीं रहा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा कि ये तो 2% ऊपर है, क्योंकि आपकी एवरेज बाइंग प्राइस कुछ होगी। तो आपको देखना कि जितना स्टॉक आपने 70 पे खरीदे थे, जितने नंबर ऑफ शेयर्स, उसको आप 95, 96, 97 के आसपास कहीं बेच दे। फिर जब ये 110-15 चला जाए तो फिर 80 वाले बेच दे, और जो 100 वाले थे वो तो आपको खरीद के रखने थे, तभी तो आपने खरीदे थे, उनको आप रखे रहे। आई एम टॉकिंग प्योरली फॉर द ट्रेडिंग पर्पज। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं 6 महीने 1 साल में, खरीदते रहते हैं, बेचते रहते हैं, आज मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जिन स्टॉक को खरीद के आपको 10 साल 20 साल रखना है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, कैसे हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करके पैसा बनाते रहते हैं, जो इसको हम स्विंग ट्रेडिंग कंसेप्ट कहते हैं। उसके लिए भी आपको नए नए शेयर, नए नए आइडिया की जरूरत नहीं चाहिए होती है। आपके पास जो शेयर हैं उन्हीं में आपको अपना प्रॉफिट करना होता है। कर्नल रॉय प्लीज। नमस्कार, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग। Good आई evening. होप मैं कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ।
actually I had learned two very good concepts. वो मैं भी बताती हूँ बाद में. I wanted to ask, जो आपने भी exit वाला बोला कि जो 70 रुपए पे खरीदा वो 100 पे निकाल दो, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो कौन से हैं जो 70 पे नहीं नहीं, खरीदे? आपको तो बस नंबर ऑफ, आपने क्या किया, आपने 10 शेयर खरीदे, फिर 5 शेयर खरीदे, फिर 5 शेयर खरीदे, मान लो जी, ऐसा किया आपने, जी. तो आपको 5 शेयर बेच देने हैं। अच्छा अच्छा, ओके. आपको आइडेंटिफाई, तो वो तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं हाँ, पाओगे, आपको तो समझ गई वो कॉन्सेप्ट. एसबीआई के 5 शेयर आपने बेच दिए, काम जी, खत्म। ठीक है, या ठीक. टीसीएस के 5 शेयर बेच दिए, नंबर ऑफ शेयर वो आइडेंटिफाई करके यही वाला नंबर क्या है, वैसा नहीं होगा। That's what I was wondering हाँ, how. नहीं नहीं, वो होगा ही नहीं, क्योंकि फीफो लगता है, अल्टीमेटली जाएगा आपका वो जो 100 वाला है। Thank you. That's a new learning. I had no idea about FIFO. मैंने LIC के साथ ये गलती कर दी, नहीं तो मैं टाइम उसको पार्ट में ही बेचती. अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, हम ऐसे सीखते हैं लाइफ में, हमने भी कभी सीखा था। मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों से सीखता हूँ जब आप लोग के स्कूल में आता हूँ तो ऐसे ही सीखते हैं। सर के पास गया तो मैंने बहुत सारी चीजें सीखी सर के। आपको मैं बता रहा हूँ, कुछ दिन पहले आप लोगों ने मेरी बहुत अच्छी पिक्चर्स देखी थी, और मैं गया था बागडोगरा यूनिट में, तो सर ही ने मुझे इन्वाइट किया था, कर्नल साहब जुड़े हुए अभी हमसे, तो वहां पे हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी। तो ऐसे ही है, हर जगह हम लोग कुछ कुछ सीखते हैं तो आई होप ये खरीदने और बेचने का पूरा प्रोसेस आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें खरीदना है। हमें नए नए स्टॉक्स नहीं ढूंढने, हमें अपने पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक 100 स्टॉक नहीं करना, क्योंकि जिस दिन आपके पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक 100 स्टॉक हो जाते हैं, उस दिन आप अपने पोर्टफोलियो को देख ही नहीं पाओगे, एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे, सोच ही नहीं पाओगे, ट्रैक ही नहीं कर पाओगे, आप परेशान होगे, आप एकदम परेशान हो जाओगे। आप देखना ध्यान से, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर हैं, जिनके पास 50-50 100 लोगों की एनालिस्ट की टीम होती है, उनके पोर्टफोलियो में भी एक फंड मैनेजर के पास देखोगे तो 40 स्टॉक होते हैं। जिनके पास 100 लोगों की टीम है, उनके पोर्टफोलियो में वो 40 स्टॉक है। लेकिन हम अकेले इतने इंटेलिजेंट बन जाते हैं, पता नहीं पवन अनुमान बन जाते हैं पूरा, कि हमारे पोर्टफोलियो में 150 स्टॉक होते हैं। क्या लॉजिक है? तो हमें प्लीज इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हमें रोज एक नया स्टॉक अच्छा मिल रहा है, इसका मतलब हमें अच्छा स्टॉक ढूंढना आता ही नहीं। क्योंकि अगर आपको अच्छा स्टॉक ढूंढना आता है तो आप 15 दिन 20 दिन 25 दिन एनालिसिस करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ देखेंगे, तो आपको कहीं जाके एक अच्छा स्टॉक मिलेगा, तो जाके कहीं एक अच्छा स्टॉक मिलेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि कब वो अच्छे प्राइस पे आ रहा है, फिर भी आपको एक अच्छा स्टॉक मिला है, फिर उसका अच्छा प्राइस ढूंढना पड़ेगा कि वो अच्छे प्राइस पे है कि नहीं है। नहीं है, महंगा है, चलो दूसरे को ढूंढना शुरू करो, तो ऐसा कुछ होगा। तो अगर रोज आपको एक नया अच्छा स्टॉक मिल रहा है तो आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है, अभी भी आपकी लर्निंग में कहीं कमी है। तो आई होप ये पूरी जो स्ट्रेटेजी है इसको मैं समझा पाया, आप लोग अपने पोर्टफोलियो में इसको अप्लाई करेंगे। सेम हैपेंस विद द म्यूचुअल फंड। आज ही मैं एक पोर्टफोलियो एनालिसिस कर रहा था और मेरे को बड़ा दुख हुआ, पर्सन का पोर्टफोलियो करीब 1.5 करोड़ का पोर्टफोलियो था, मतलब ठीक ठाक पोर्टफोलियो था। अब उस 1.5 करोड़ के पोर्टफोलियो में मैंने देखा क्या कि उसके पास मैं समझता 70 लाख के आसपास का उसके पास एक्सिस के कुछ म्यूचुअल फंड्स थे। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, जब भी आप गूगल पे डालोगे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, तो आपको वो म्यूचुअल फंड आएंगे जो पिछले 2 साल 3 साल 1 साल में बहुत अच्छा कर चुके हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या टाइम फ्रेम डाला है। लेकिन जो स्टॉक जो अच्छा कर चुके हैं उसकी 2 लिमिटेशन मैं आपको बता रहा हूं। एक कि जो उन्होंने स्टॉक खरीदे हुए हैं वो स्टॉक एकदम पीक कर चुके हैं, अब आप उस पे एंट्री कर रहे हो, समझो इस बात को। जो स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है वो स्टॉक अपने पीक पे जा चुके हैं, अब आप इसमें एंट्री कर रहे हो, पहली गलती। दूसरा, जो फंड मैनेजर है वो इतना अच्छा कर रहा है तो उसके ऊपर सबकी नजर है, उस फंड मैनेजर को दूसरी नौकरी मिलने वाली है बहुत जल्दी, ये ध्यान रखना। तो आप जिस फंड में पैसा डाल रहे हो, जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ एक्सिस म्यूचुअल फंड को, अगर किसी को पता हो तो 2022 में जो उसके फंड मैनेजर थे सबसे अच्छे, वो चले गए निपॉन में। मुझे पता है क्योंकि हम लोग इन चीजों को देखते रहते हैं। अब 2022 में अगर मुझे पता था वो निपॉन में चले गए, तो मैं क्या करूंगा, मैं निपॉन में एंट्री करूंगा जो कि परफॉर्म नहीं कर रहा। लेकिन आप क्या करेंगे, बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड, आप तो जाएंगे सीधे एक्सिस में और आपने एक्सिस में म्यूचुअल फंड खरीद लिया। अब पिछले 2 साल से एक्सिस का म्यूचुअल फंड नहीं चल रहा, लेकिन निपॉन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं एक कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, उसमें था। तो आपको इसलिए प्लीज इन बेसिस पे बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड गूगल में लिख के, और आप सोचेंगे कि आपको गूगल फ्री के एडवाइस देगा, ऐसा नहीं होता। ये सारी चीजें अपने आप को गलत ही प्रूफ करती है। इसलिए आप देखना कि जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे
तो आपको दिखेगा यार पास्ट में 50% कर रहा था, 40% कर रहा था, लेकिन आप खरीदेंगे तो 10% भी नहीं करता, 12% पे आ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप खरीदने का आपका स्ट्रेटेजी ही गलत है। तो इसीलिए आपको खरीदते समय बहुत और चीजें देखनी होती है। हमने म्यूचुअल फंड पे बहुत सारे सेशन किए हुए, हमारे यूट्यूब पे वो रिकॉर्डेड वीडियो है, आप पास में जाकर देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कब हमें अल्फा देखना चाहिए, बीटा देखना चाहिए, साप रेशियो देखना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाहिए, क्या होते हैं, कितने रेंज होना चाहिए इसका, किस रेंज पे अवेलेबल हो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से तो देखना चाहिए। तो उनको देख के आप म्यूचुअल फंड खरीदिए। और नहीं समझ में आता, हो सकता है सबको साप रेशियो ना समझ में आए, हो सकता है सबको स्टैंडर्ड डेविएशन ना समझ में आए, और सबको हो सकता है किसी को बीटा और अल्फा का डिफरेंस ही ना समझ में आए। तो आपको सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। अच्छे एडवाइजर को पकड़े। मैं फिर बता रहा हूं, एडवाइजर वो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मैं एजेंट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। ये उसी तरह डिफरेंट है जैसे डॉक्टर और केमिस्ट में डिफरेंस होता है। जो डॉक्टर और केमिस्ट का डिफरेंस है, वही डिफरेंस एडवाइजर और एजेंट का है। एडवाइजर वो है जो आपको एडवाइस दे देगा, कुछ पैसे दे देगा, चला जाएगा। केमिस्ट वो है जो आपको बेचेगा, आपको उस जिससे आपको एडवाइस लेनी है उससे खरीदना नहीं है। एक ध्यान, अगर आप एडवाइस देके उसी से खरीद रहे हैं तो देखो वो बेच रहा है, उसको भी अपने बीवी बच्चे चलाने हैं, उसको घर चलाना है, और ही इज राइट, ही इज राइट, वो अपना काम करेगा। मैं नहीं कह रहा कि सारे एजेंट ही ऐसा करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, अगर आप प्रोबेबिलिटी देखेंगे तो ऐसा ही कुछ होता है कि वो एजेंट जो है वो उस लेवल के एजुकेशन उनको नहीं मिली है, वो जिस एग्जाम को पास कर कर आए हैं, जो उनकी नॉलेज लेवल है उनका वो है ही नहीं कि वो आपको आपके पोर्टफोलियो, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब के, आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको एडवाइजरी दे सके, क्योंकि उनकी वो एजुकेशन ही नहीं है, उनकी वो नॉलेज ही नहीं। तो ये आपकी गलती है। आप भाई, आप अगर केमिस्ट के पास जाएंगे, आप बताएंगे मेरे यहाँ पे दर्द है, तो वो आपको कोई ना कोई एक ऐसा ब्रूफेन टाइप का कुछ दे देगा कि दर्द चला गया, काम खत्म, क्योंकि उसको इतनी नॉलेज है। लेकिन वो दर्द किस लिए है, कहीं यहाँ पे आपको कैंसर तो नहीं हो चुका है, वो तो डॉक्टर ही बता सकता है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको समझ में आ गई होगी, आप इसको फॉलो करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आज के इस क्लास से कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट हुआ होगा। अब हमारे पास कुछ मिनट हैं, तो अगर आप वीडियो ऑन करके क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं आपके क्वेश्चंस दूंगा। प्रायोरिटी उन्हीं को देंगे जिसकी वीडियो ऑन है, हैंड रेज करता है तो उसको करेंगे, पहले उसको देते हैं, अदरवाइज टाइम मिलेगा तो हम सबको देने की कोशिश करेंगे। विपिन जी, आप कुछ पूछ रहे थे, उस समय मैंने आपको रोक दिया था, तो पहले मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। जी सर, आप वो बता रहे थे कि नहीं करना है, तो सर वो मैंने देखा था 20 रुपीज पर ऑर्डर, 20 रुपीज पर ऑर्डर। तो सर इसका मतलब यही है ना कि अगर हम एक शेयर भी परचेज करें या सेल करें पर ऑर्डर, मतलब सेल या परचेज, या 10 शेयर भी एक साथ में बल्क में परचेज या सेल करें तो 20 रुपीज ही लगेगा? 20 रुपीज लगेगा। इसीलिए मैंने कहा एक एक शेयर नहीं खरीदना। आप एक एक शेयर 10 बार खरीदेंगे तो आपके 200 रुपए लग जाएंगे, और 10 शेयर एक बार खरीदेंगे तो भी आपके 20 रुपए ही लगेंगे। इसलिए मैंने कहा कि आपको मैंने तो बार-बार बहुत बार ऐसा किया सर, पता ही नहीं था। कोई बात नहीं सर, चलिए अच्छी बात है ना, देखो लर्निंग ऐसी होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बिल्कुल बिल्कुल। कोई बात नहीं, लाइफ ऐसी चलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो। कुलजीत मैम कुछ पूछना चाहते हैं आप? मैं चाहूंगा कोई नया हो जिसने आज पहली बार ज्वाइन किया हो, तो मैं उससे जरूर बात करना चाहूंगा। कोई भी इसमें ऐसा हो। कुलजीत मैम अपना माइक ऑन कर लिए प्लीज। फोन ऑन किया है सर। हाँ, हाँ जी, आप yes, प्लीज बोलिए, आ रही है आवाज। बोलिए आपको आईसीआई सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग हुई है सर, और हाँ वो जी, 67 मिलेंगे आईसीआईसीआई बैंक के, इसके बदले में हाँ। सर क्या करना चाहिए? सेल कर देना या अभी सेल कर नहीं दें? नहीं नहीं, ऐसे देखिए, प्राइवेट बैंक्स जो हैं, मैं ऐसे रिकमेंडेशन देने के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं वो बहुत अच्छे प्राइस पे वैल्यूड हैं। तो अभी प्राइवेट टॉप वाले जो प्राइवेट बैंक है, आपको पता है वो 3-4 ही हैं हमारे इंडिया में, 4 है, तो उनको अभी आपको रखना है। अगले साल 1.5 साल में उनकी राइज अच्छी होगी। ठीक है, तो अभी आपको नहीं बेचने उनको। और बताइए, ठीक है? तो और कोई ऐसा है जो पहली बार जिसने ज्वाइन किया है आज? कोई भी ऐसा हो प्लीज। मेरा हर बार मन करता है कि जिसने कोई पहली बार ज्वाइन किया मैं उससे सुनूं जरूर कि उसको कैसा लगा, क्या उसकी कुछ लर्निंग हुई कि नहीं हुई। एनीवन? सब लोग पुराने हैं? गुड इवनिंग सर, मैंने तो अभी ज्वाइन किया है बट आई गॉट लेट एंड आई कुड नॉट लिसन टू यू, तो ओके, नहीं लेकिन मैंने तो आपको 7 बजे से पहले ही हाँ जी लिंक। सर, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट सी एंड ओके, आई कोई बात नहीं। तो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं इसको यूट्यूब पे डालूंगा, फिर आप वहां देख लीजिएगा। ठीक है, सो नाइस सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। एनीवन एल्स?
किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न पूछना चाहता है, कुछ भी रिलेटेड? सर यस सर, विक्रांत जी बताइए। सर ये जैसे अभी टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए जैसे हमारा वो है मैं आप राजेश, लोग को उसको काफी नीचे आया हुआ है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हमारी इस 15 तारीख के आसपास अभी मैं कल परसों जा रहा हूँ कुरुक्षेत्र, तो मुझे वहाँ रहना है। कुरुक्षेत्र से मैं आऊँगा, तो उसके बाद वाला जो सेशन होगा, मतलब नेक्स्ट वीक का जो सेशन होगा, दैट विल बी प्योरली ऑन टैक्स हार्वेस्टिंग, कि आज इस साल, क्योंकि आपको टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए 26 तारीख से पहले पहले बेचना होगा, 26-27 तारीख तक बेच सकोगे तो कोई दिक्कत नहीं, डिपेंडिंग अपॉन कब सैटरडे संडे मैंने देखा नहीं, तो आप लोग को प्रॉपर मौका मिलेगा, तब आप बेच दीजिएगा। और आपको मैं बताऊंगा कि अगर आपको नहीं भी बेचना है तो भी मैं बताऊंगा कौन से शेयर अभी बेच के और उसकी जगह दूसरे शेयर खरीद लें। होता क्या है, मैंने आप लोगों को स्ट्रेटजी बताई थी, हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा शेयर है, आपको उसको रखने, जैसे किसी ने डॉक्टर लाल पैथलैब बोला था अभी शुरू में, मैंने उसको मना कर दिया था। मान लो डॉक्टर लाल पैथलैब एक अच्छा शेयर है, उसको आपको रखना भी है, वो नीचे आ चुका है, तो भी मैं कहूंगा उसको बेच दो। और उतना ही नीचे अगर मान लो दिवीज लैब आ गया है, तो मैं कहूंगा खरीद लो, या डॉक्टर आर पैथ लैब को एक दिन बाद खरीद लो। उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन होगा कि जो आपने साल भर में जो प्रॉफिट कमाए हैं उस पर आप टैक्स थोड़ा सा बचा देंगे। अगर आपको एक्चुअल में लॉन्ग टर्म में कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब आप नीचे खरीदेंगे तो लॉन्ग टर्म में जाके क्या होता है कि आपका उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन लाख रुपए आपको प्लीज प्रॉफिट बुक करना है, सबको ये ध्यान रखना। प्रॉफिट इस महीने में अपने म्यूचुअल फंड बेच के या शेयर बेच के आपको लाख रुपए का प्रॉफिट जरूर बुक करना है। हो सकता है आपका बहुत अच्छे शेयर हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करेंगे, तो भी उनको बेच के दोबारा खरीदना है, क्योंकि वो लाख रुपए की पर ईयर की लिमिट है। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हमारी टैक्स हार्वेस्टिंग की क्लास होगी। 5 साल बाद जाके अगर आप उसको बेचेंगे तो आप लाख रुपए वाले लिमिट को गंवा देंगे। तो आपके पास कोई अच्छा म्यूचुअल फंड है जो अच्छा कर रहा है, या अच्छा शेयर है अच्छा कर रहा है, सपोज आपको पोर्टफोलियो में है बहुत अच्छा कर रहा है, जैसे मान लो मेरे पास जियो फाइनेंस है, मैंने 200 में खरीदा था, 300 कुछ हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं बेच के दोबारा खरीद लूंगा, लाख रुपए प्रॉफिट हो गया, एक आध 10-20-50 रुपए ब्रोकरेज लग गया, 100 रुपए ब्रोकर लग गया, 500 रुपए ब्रोकर लग गया, 1000 रुपए ब्रोकर लग गया, कोई बात। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में है लाख रुपए का हिसाब? नहीं सर, टोटल लाख रुपए का है और वो लॉन्ग टर्म ही होता है, इक्विटी में। सर सर मेरे 2 लाख का शॉर्ट टर्म गेन हो रहा था, सर मेरा 2 लाख का शॉर्ट टर्म गेन हो रहा था, तो हाँ, मैंने 1.5 लाख की टैक्स हार्वेस्टिंग कर ली सर। अच्छा, आपने तो शॉर्ट पिछले टर्म साल गेन। अटेंड किया था क्लास, मुझे पता है टैक्स हार्वेस्टिंग की, तो आपका हाँ जी टैक्स। हाँ जी सर, पिछले साल मैंने अटेंड किया था हाँ, आपकी तो क्लास। लेकिन अब आपको 50,000 का और प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, हाँ जी सर, हाँ क्योंकि जी आपको तो 1 लाख की लिमिट तो अपना बेनिफिट बचा लेना है ना। तो हाँ जी 50,000 सर, का हाँ जी। कहीं जहां प्रॉफिट हो रहा होगा उसको बेच के दोबारा खरीद लेंगे, ठीक है, करेंगे सर ये आपको पता। शॉर्ट टर्म में भी 1 लाख तक टैक्स फ्री है शॉर्ट नहीं टर्म सर, में? एक नहीं वो लॉन्ग नहीं टर्म सर, लॉन्ग टर्म 1 साल से ज्यादा वाले, 1 साल से ज्यादा वाले आपके पास लॉन्ग नहीं टर्म, होंगे जसबीर जी, आपने तो इसी साल शुरू हाँ किया है, मैं आपके तो पास शॉर्ट ऐसा नहीं टर्म में होगा। हूँ। जिन हाँ लोगों के पास 1 साल से ज्यादा वाली सिक्योरिटीज है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक। तो सुशील सर, ये इनकम टैक्स फाइल करते हुए इसको क्लेम करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है क्या? हाँ मैम, वो टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाता है आपको, उसमें आप दिखा देते हो कि वो जो आपको प्रॉफिट आया होगा वो आपका एग्जेम्प्टेड होता है। वो मैं बताऊंगा, आप नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हम उस पर डिस्कशन हाँ करेंगे, ठीक सर, है। मुझे एक स्पेसिफिक उसकी बात करनी थी। मैंने जब स्टार्टिंग में, जब मैं 2-3 साल पहले, मैंने एक टाटा रिटायरमेंट सेविंग फंड प्रोग्रेसिव प्लान खरीदा था म्यूचुअल फंड्स में, हाँ एंड इट इज डूइंग वेरी वेल, इट इज गिविंग मी अ प्रॉफिट ऑफ 34%। ठीक है। बट जब मैं उसको सेल आउट करती हूँ ना, वो बोलता है कि वो सेल नहीं हो सकता बिकॉज शायद उसके ऊपर वो है। वो लिमिट होगा, कहीं हाँ, लॉक इन तो पीरियड होगा। उसको क्या करूँ? वो मेरी रिटायरमेंट है, तो मुझे लगता है शायद वो हाँ 60 वो ईयर्स रिटायरमेंट का प्लान होगा कुछ, वो आपको 34% जो दिखा रहा होगा ना, एक्चुअली क्या होता है मैम, ये तो बड़ी समस्या क्या है, आप लोग एजुकेशन, वो 34% दिखा रहा होगा आपका, कुछ उसने बोनस ऐड कर दिया होगा उसमें। हाँ, मेरा हाँ इन्वेस्टमेंट उसमें हाँ 28,000 है और अभी करंट वैल्यू 38,000 हाँ, मैं दिखाता है। बता रहा हूँ उसमें वो बोनस है, एक्चुअल में क्या है, बेचेंगे तो बिक जाएगा, वो बोनस होता है, और वो बोनस एक्चुअल में प्रॉफिट नहीं है। आपको दिखा तो दिया कि 50,000 की चीज हो गई है 80,000, लेकिन एक्चुअल में 80 नहीं है, वो हुई होगी वो 52, तो मैं 28,000 का कंपनी को बोनस है। लिखूं, कैसे करूं? मतलब तो आई वांट आज टू मैम, एग्जीक्यूट। आज अगर आप सरेंडर करेंगे तो आपको बोनस हटके बाकी पैसा मिलेगा। तो नहीं मिल रहा ना, वो उसमें हाँ आता है कि ये इस पे रिस्ट्रिक्शन है, आप नहीं हाँ, बेच तो इसलिए सकते। कह रहा हूँ कि आप उसको अब नहीं बेच सकते, क्योंकि वो आपका लॉगिन वैसा फंस गया होगा, छोड़ दीजिए अब उस पैसे को छोड़ दीजिए, अब जब मिलेगा तो, क्योंकि आपने रिटायरमेंट के लिए किया है, एक्चुअल में उस प्लान को डिटेल में देखूंगा तब मैं बता पाऊंगा। तो ठीक है, तो लेकिन आप इन कभी इन इधर सब आओगे चीजों तो मैं में मैं आप दिखाऊंगी। लोगों को बता रहा हूँ, ये जो चाइल्ड प्लान होते हैं, जो रिटायरमेंट प्लान होते हैं, जो हाँ यूलिप प्लान होते हैं, ये सब दुनिया की सबसे बेकार चीजें होती हैं।
वो तो जब नया नया कर रहे थे सीख हाँ, रहे थे ये तब सब का। दुनिया की सबसे बेकार चीजें होती हैं। इनसे जितना दूर रहेंगे, आपको सिंपल शेयर्स खरीदने हैं, जी सिंपल जी म्यूचुअल जी। फंड खरीदने हैं। अगर आपको इंश्योरेंस चाहिए तो टर्म इंश्योरेंस खरीदना है, अगर आपको मेडिक्लेम चाहिए तो सिंपल मेडिक्लेम खरीदना है। कुछ ये ना, ऐसा होगा तो ये हो जाएगा, मर गए तो ये होगा, बच्चे हो गए तो ये होगा, 5 साल बाद ये होगा, ये सब दुनिया की सबसे बेकार चीजें हैं। तो अब इसको पढ़ा रहने दूं और 60 साल की हूँ तभी बेचूं? बस 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 वही, और उसके सिवा कोई ज्यादा ऑप्शन आपके पास है नहीं। नमस्कार सर। नमस्कार आ, मैम। हाँ जी, मैं हरदीप बोल रही हूँ सर। मैंने अभी स्टॉक मार्केट में एंट्री तो नहीं ली है, लेकिन मैंने अभी रिसेंटली म्यूचुअल फंड खरीदे हैं आईसीआईसीआई के। ठीक है। ठीक है सर, जनवरी में 1 लाख रुपीज में। ठीक है तो सर मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि उसको मुझे कितना टाइम रखना चाहिए। आई एम न्यू मैम, एंट्री इन दिस आप फंड। खरीदते रहिए ना, आपको पैसे की जरूरत है क्या? फिलहाल तो नहीं है सर, तो उतना तो फिर मैंने रिजर्व के लिए रखा हुआ है, आप मतलब कि वो खरीदते डाउन रहिए। ना चला जाए फॉर देखिए, दिस नहीं नहीं, पर्पस। वो जाएगा डाउन, अभी बता रहा हूँ डाउन जाएगा। तो डाउन अच्छा जाएगा तो आप ये देखो, आप कभी भी जब वो पीक पे हो तो बेच नहीं पाएंगे, डाउन हो तो आपको क्या करना है। अब आपने एक खरीद लिया, आपने, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने अपने रिसर्च किया होगा और आपने अच्छा म्यूचुअल फंड खरीदा होगा, ये मेरी एजम्पशन, ठीक हाँ है। जी। अब आपको क्या करना है, उस म्यूचुअल फंड में हर महीने थोड़ा 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 खरीदते जाना है। 2,000, 5,000, 10,000 डिपेंडिंग अपॉन, आप खरीदते जाएंगे। जी होगा क्या इस पूरे प्रोसेस में, आज मान लो उसकी एनएवी 50 रुपए की है, कल वो 40 हो जाएगी, हो सकता है। जब 40 होगी तो जब, क्योंकि आप हर लेवल पे खरीद रहे हो, तो आपने कुछ यूनिट्स 40 में खरीदी, फिर वो 45 होगी तो कुछ यूनिट 45 में खरीदेंगे, फिर वो 55 होगी। तो आपको नीचे जाने से भी फायदा हो, आपको ये देखना है। कभी भी जी। 1 लाख का आपको म्यूचुअल फंड खरीदना ही नहीं चाहिए था। अगर मुझसे आप पैसे मिलते ओके। तो अच्छा मैं आपसे कहता कि आप 20-20 हजार करके अगले 5 महीने में खरीदिए, मैं आपसे अच्छा। कहता। और जी। कोशिश ऐसा करिए कि हमेशा खरीदते रहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड का फायदा तभी है जब आपको नीचे जाने से लोग कहते हैं नीचे ना चला जाए, सर मैं मैंने नीचे, मेरा म्यूचुअल आई फंड नीचे जाता है तो मुझे बहुत फायदा होता है। ओके, आई टुक इट एज एफडी। हाँ, मैंने उसे फिक्स नहीं नहीं, डिपॉजिट की तरह वो ले तो लिया आपको था। बताया नहीं गया, क्योंकि आपको अच्छे से गाइड नहीं किया गया। जी कभी भी वो तो आपने क्या गया होगा, आप बैंक के ब्रांच में गए होंगे, वहां कोई बैठा होगा, उसने जी कहा होगा इतने का इतना खरीद लो, ऐसा ही कुछ हुआ होगा आपके साथ, जी या कोई एजेंट आपके घर पे आया होगा। जी 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 जी। हाँ, तो वो उनको तो आपने अगर 10,000 की 5 महीने खरीदते तो उनको ये पता ही, उनको श्योरिटी नहीं होती कि खरीदोगे या नहीं खरीदोगे या क्या होगा। तो राइट उनको सर। आज अपने इस महीने कितना ब्रोकरेज बना, उस पर पूरा इंटरेस्ट होता है उनका। ओके, तो सर दैट मीन्स कि एसआईपी है ना, वही हाँ, वाली बात होगी आपको ना हर सर, जो महीने, आप पहले भी हाँ, आपने गाइड किया कोशिश था हमें। देखिए, जब भी अगर म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करना है, प्लीज नेवर बाई म्यूचुअल फंड इन लमसम। ओके सर, फाइन। थैंक हमेशा यू। 5-5 हजार का हर महीने खरीदे, 10-10 डिपेंडिंग अपॉन, ओके आपकी नेटवर्क ज्यादा है, आप 1-1 लाख का हर महीने खरीदे। आप 1-1 ओके। लाख का हर महीने खरीदिए, आप देखिएगा अगले 10 साल में खुश हो जाएंगे। एज्यूमिंग रेकरिंग कि आपने, डिपॉजिट, लाइक जैसे रेकरिंग करते हैं हम। यस यस यस। जी जी जी। थैंक यू थैंक यू, सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आई होप मैं सबके क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूँ। अगर किसी का नहीं दे पाया तो प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन डालेंगे, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होता है कि प्लीज आप लोग जिस भी माध्यम से आपको लिंक मिला है, उस चैनल पे जाके, उस लिंक, गूगल फॉर्म पे जाके, उस व्हाट्सएप पे, उस पे जाके अपना फीडबैक जरूर लिखें कि आपको सेशन कैसा लगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी अर्निंग वही आपका फीडबैक है, मैं उसको संजो के रखता हूँ। धन्यवाद थैंक यू सर।